हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है हम उत्तराखंड जीके पढ़ रहे हैं बुक वाइज, और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं परीक्षा वाणी को। तो उसी सीरीज़ का ये हमारा अगला पार्ट है, और इसके अंदर हम उत्तराखंड की जो मिट्टी है, जो कृषि है, पशुपालन है, उनसे रिलेटेड यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके सभी पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तराखंड की मृदा किस प्रकार की है। तो उत्तराखंड की जो मृदा है वो पर्वतीय प्रकार की है। ठीक है, उत्तराखंड कैसा राज्य है आपको पता है, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पेपर में बनता है कि उत्तराखंड की जो मिट्टी है इनमें किन तत्वों की कमी पाई जाती है। तो कौन से वो तत्व हैं? वो है चूना और फास्फोरस। तो उत्तराखंड की मिट्टी में या उत्तराखंड की मृदा में दो तत्वों की कमी है। मुख्यतः कौन कौन से हैं वो दोनों? चूना और फास्फोरस। ठीक है, ये पेपर में प्रश्न बन चुका है आई थिंक। दूसरा है अधिकता। देखिए, कमी तो है चूना और फास्फोरस की, लेकिन अगर पूछेगा कि उत्तराखंड की मृदा में किसकी अधिकता है, कौन सी चीज़ की अधिकता है, तो वह है जीवाश्म की। ठीक है, यहाँ की मिट्टी में जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं, ये आप जानते हैं। चलिए अब मिट्टी को पर्टिकुलर रूप से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तराई मिट्टी के बारे में। तराई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग यानी कि जो देहरादून और उधम सिंह नगर वाला इलाका है, उस साइड जो मिट्टी पाई जाती है वो तराई मिट्टी पाई जाती है। ये अधिक परिपक्व मिट्टी है। आपको प्रश्न दे देगा इनमें से कौन सी मिट्टी अधिक परिपक्व है, कौन सी मिट्टी है? तराई मिट्टी। ठीक है, तराई मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तराई मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, इन दोनों तत्वों की। ये प्रश्न पेपर में बन चुका है कि धान और गन्ने की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, यानी कि सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है। कौन सी मिट्टी है वो? तराई मिट्टी। तराई मिट्टी कौन सी फसलों के लिए सबसे अधिक है? गन्ने और धान की। इसलिए आपको ध्यान होगा कि उधम सिंह नगर में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। ठीक है, और सर्वाधिक शुगर मिलें भी कहाँ स्थित हैं? वो भी उधम सिंह नगर में स्थित हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं भाबर मिट्टी की या भाबर मृदा की। ये कैसी मिट्टी होती है, ये कहाँ पाई जाती है, पहले उसको देखते हैं। तो तराई के उत्तर में और शिवालिक के दक्षिण में। ठीक है, तो तराई का जो उत्तरी क्षेत्र है और शिवालिक का जो दक्षिणी क्षेत्र है, तो उसके बीच में ये मिट्टी पाई जाती है। और ये मिट्टी जो होती है कंकड़ पत्थर और जो मोटा बालू होता है उससे मिलकर ये बनी होती है, यानी कि कंकड़ पत्थर से मिली हुई मिट्टी होती है ये। ठीक है, और इसीलिए ये मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। आपको प्रश्न दे देगा इनमें से कौन सी मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है, या फिर भाबर मिट्टी किससे बनी होती है, या इनमें से कौन सी मिट्टी कंकड़ पत्थर आदि से बनी होती है। कौन सी मिट्टी है? भाबर मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, ये कृषि के लिए अनुपयुक्त है। फिर आता है टर्सरी मिट्टी। टर्सरी मिट्टी की बात करें तो शिवालिक की पहाड़ियों और दून घाटी में ये मिट्टी पाई जाती है, और वनस्पति एवं जैव पदार्थों की कमी इसमें होती है। ठीक है, आपको प्रश्न बन सकता है शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? टर्सरी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, कि शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये वाली टर्शियरी मिट्टी पाई जाती है, और इसमें जो जैव पदार्थ होते हैं उनकी कमी इसमें होती है। ठीक है, उनकी मात्रा इसमें काफ़ी कम होती है। ये प्रश्न भी पेपर में बन चुका है कि क्वार्ज मिट्टी और ज्वालामुखी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है भीमताल में, जो कि नैनीताल में है। ठीक है, भीमताल जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। जो क्वार्ज मिट्टी होती है ये अनुपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये कैसी मिट्टी है? अनुपजाऊ है। जबकि जो ज्वालामुखी मिट्टी है ये कैसी है? ये एक अच्छी मिट्टी है। ठीक है, कृषि के लिए कैसी मिट्टी है? उपयुक्त मिट्टी है। इन दोनों में आपको फ़र्क इतना है बस। ठीक है, बाकी दोनों कहाँ से पाई जाती हैं? भीमताल से। ठीक है फ्रेंड्स, बस जो पहली वाली है क्वार्ज मिट्टी वो अनुपयुक्त है, अनुपजाऊ है, और जो ज्वालामुखी मिट्टी है ये कैसी है? ये कृषि के लिए उपयुक्त है। ठीक है फ्रेंड्स, और दोनों कहाँ पाई जाती हैं? नैनीताल, भीमताल में। और जो ज्वालामुखी मिट्टी है ये आग्नेय चट्टानों जब टूटते हैं उनके कारण ये बनी हुई मिट्टी है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों से जो टूटी है उसी के कारण ये मिट्टी बनी है। फिर बात करते हैं दोमट मिट्टी की। दोमट मिट्टी शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढाल पर पाई जाती है, और इनमें हल्का चिकनापन मौजूद होता है। ठीक है, दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो शिवालिक पहाड़ियों के जो निचले वाला हिस्सा होता है, जो निचले वाली ढालें होती हैं, उनमें ये मिट्टी पाई जाती है। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों में तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? टर्शियरी मिट्टी पाई जाती है। फिर बात करते हैं लाल मिट्टी की। तो देखिए, पहाड़ों की ढालों पर और पर्वतों के किनारे में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। जैसे पर्वत होते हैं या पहाड़ हैं, उनकी किनारों में, ढालों में कौन सी मिट्टी होती है? लाल मिट्टी पाई जाती है, और यह एक प्रकार की संगठित मिट्टी होती है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं जो अगला टॉपिक है इसी के अंदर, उत्तराखंड में भू सुधार व भू प्रबंधन।
ठीक है। देखिए इस टॉपिक को हम एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम पूरा भूमि बंदोबस्त पढ़ेंगे, कब कहाँ से किसने कौन सा भूमि बंदोबस्त किया था। यहाँ पर हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, जैसे किताब में दिया है उसी से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए, अगर बात करें ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, आपको पता है उत्तराखंड में कुल मिला के कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे, 12 हुए थे, जिनमें से 11 किए थे अंग्रेज़ों ने और 1 किया था भारत सरकार ने, ठीक है, जो आज़ादी के बाद हुआ था एकमात्र। चलिए वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, ठीक है, भारत सरकार ने नहीं। अब बात करते हैं कि ब्रिटिश काल का जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था वो हुआ था 1815-1816 में, ठीक है। 15 में गार्डनर ने किया था कुमाऊं के अंदर और 16 में ट्रेल ने किया था गढ़वाल के अंदर, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया, विलियम ट्रेल ने। कुमाऊं का किसने किया, गार्डनर ने। और उत्तराखंड का पहला किसने किया, गार्डनर ने, ठीक है। अगर बात करें गोरखाओं के समय में, तो गोरखाओं के समय में भी भूमि बंदोबस्त हुआ था पहली बार, ठीक है। तो गोरखाओं के समय में जो पहला भूमि बंदोबस्त किया था वो किसने किया था, सुबह जोगामल ने वो किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि पहला सूबेदार बना था गोरखाओं का यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण की बात करें अगर, तो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमि बंदोबस्त था वो था 9वां भूमि बंदोबस्त अंग्रेज़ों के समय का, ठीक है। अब अभी हमने ऊपर देखा ना कि अंग्रेज़ों ने कुल 11 भूमि बंदोबस्त किए, तो अगर उनमें सबसे महत्वपूर्ण बोला जाए कौन सा है तो वो है 9वां, जो किसने किया था, जी.ई. विकेट ने किया था। इसीलिए इस बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त भी बोला जाता है। ये कब किया गया था, 1863 से 1873 के मध्य में ये बंदोबस्त किया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बंदोबस्त के बारे में हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हम सारी बातों को डिटेल में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बताने लगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है इनका अंग्रेज़ों का, वो है 9वां वाला, जो कि जी.ई. विकेट ने किया, इसीलिए इसको विकेट बंदोबस्त कहते हैं। और वैज्ञानिक पद्धति से किया गया ये पहला भूमि बंदोबस्त था। आपको डायरेक्ट ही प्रश्न बन सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक सिस्टम से पहला भूमि बंदोबस्त कौन सा किया गया था, विकेट बंदोबस्त। कब किया गया था, 1863 से लेकर 1873 के बीच में। किसने किया था, जी.ई. विकेट ने किया था, ठीक है। इसमें क्या किया था, इसमें भूमि को 5 वर्गों में बांट दिया गया था। आपको इनमें से इनके नाम पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन सी भूमि को, तलाऊ भूमि, उपराऊ भूमि, अव्वल भूमि, उपराऊ दोयम और इजरान व कंटील भूमि। तो इसके अधीन क्या किया गया, जो ये 9वां भूमि बंदोबस्त था, इसके तहत भूमि को 5 वर्गों में बांट दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें ब्रिटिश काल का जो अंतिम भूमि बंदोबस्त था वो कब किया गया, तो वो किया गया 1928 में, और ये केवल गढ़वाल में किया गया था, ठीक है। ये अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया उत्तराखंड में अंतिम भूमि बंदोबस्त था, ठीक है। कब किया, 1928 में, केवल गढ़वाल में, और ये 11वां भूमि बंदोबस्त था, ठीक है। और जो 12वां होता है वो आखिर में भारत सरकार कराती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अध्यक्ष कौन था, यानी कि जो अंतिम भूमि बंदोबस्त किया था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, वो हुआ था इबर्टसन के, इसीलिए इबर्टसन भूमि बंदोबस्त इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इबर्टसन ने करवाया था 1928 में, और ये ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त था, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, केवल गढ़वाल में। अगर बात करें राज्य में अब तक कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए हैं, तो कुल हुए हैं 12 भूमि बंदोबस्त, ठीक है। जिनमें से 11 हमने देखे कि 11वां आखिर वाला किसने कराया था, अंग्रेज़ों ने कराया था। 12वें की बात करें तो आज़ादी के बाद केवल एक बार हुआ है, 1960-64 में, ठीक है। तो कुल भूमि बंदोबस्त कितने हुए थे, 12। अगर बात करें हम टिहरी में कुल कितने भूमि बंदोबस्त होते हैं, टिहरी में होते हैं कुल 5 भूमि बंदोबस्त, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पे आपको एक एक भूमि बंदोबस्त के बारे में बताऊँगा। अब बात करते हैं पर्वतीय कृषि भूमि के प्रकार। तो यहाँ पर रिलेटेड कुछ है क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं पेपर में। और जो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जो टॉपिक में नहीं आ रहे हैं, उन सबको मैंने एंड में वन लाइनर के तौर पर लिखा है। तो आखिर में वन लाइनर को हम करेंगे ताकि हमारी सारी बातें जो है वो यहीं पर क्लियर हो जाएँ। फिर देखिए अब बात करते हैं मैदानी भागों में कृषि भूमि का विभाजन का आधार क्या है। देखिए उत्तराखंड में आपको पता है मैदान भी है कुछ और पर्वतीय ज़्यादा है, तो मैदानी भागों में कृषि भूमि को बांटा गया है मिट्टी के आधार पर। और अगर हम पर्वतीय भागों में बात करें तो पर्वतीय भागों में भूमि को सिंचाई के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। तो मैदानों में किस आधार पर बांटा है, भूमि को मिट्टी के आधार पर। और अगर पूछेगा कि पर्वतों में किस आधार पर बांटा है, तो सिंचाई के आधार पर भूमि को बांटा गया है, ठीक है। कौन सी भूमि, कृषि भूमि को, ठीक है। पर्वतीय भागों में 3 प्रकार की भूमि है, कौन कौन सी हैं, तलाऊ भूमि, उपराऊ भूमि और इजरान भूमि, ठीक है। तो तलाऊ भूमि जो होती है ये सर्वोच्च वैसी भूमि होती है जहाँ पर सिंचाई की सबसे अच्छी व्यवस्था होती है, उसको हम कहते हैं तलाऊ
भूमि, ठीक है। उपराऊ भूमि वो यहाँ पर यानी कि इससे थोड़ा कम है, तलाऊ भूमि से थोड़ा कम है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। और इजरान भूमि को कैसे बोलते हैं हम, ये वनों के बीच में होती है या पथरीली होती है, इस तरीके की भूमि को हम कैसा बोला जाता है, इजरान। तो सर्वोच्च भूमि अगर पूछेगा इनमें से सबसे अच्छी भूमि कौन सी है, वो है तलाऊ भूमि, ठीक है। तो पर्वतीय भूमि को 3 भागों में बांटा गया है, तलाऊ, उपराऊ और इजरान भूमि में, ठीक है। अब बात करते हैं खेती के प्रकार के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं समोच्च खेती। समोच्च खेती, इसका अन्य नाम है कंटूर फार्मिंग, और पहाड़ी ढालों के विपरीत ये की जाती है। तो जो पहाड़ की ढालें होती हैं उसके अपोजिट में ये की जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कंटूर को कहते हैं, देखिए एक ही हाइट पे दो अलग अलग बिंदु होते हैं। जैसे मान लो कि एक पूरा हाइट है और यहीं पर 2 अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को कंटूर कहा जाता है। और जब इसी पर जो खेती की जाती है उसी को बोला जाता है कंटूर फार्मिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। ये नोट्स, ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सारे मैंने यहाँ पर फैक्ट और सारी बातों को मैंने यहाँ पर कवर किया है, कुछ भी चीज़ मैंने यहाँ पर छोड़ी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं सीढ़ीदार खेती। देखिए, सीढ़ीदार खेती भी उत्तराखंड में काफ़ी प्रचलन में है, उत्तराखंड में काफ़ी जिसको किया जाता है। और यहाँ जो भूमि अधिक ढालू होती है वहाँ पर इसको किया जाता है, ठीक है। आड़ी करके जुताई इसमें की जाती है, ठीक है। सीढ़ियों पर आड़ी ऐसे में जुताई की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ पर की जाती है, जहाँ पर अधिक ढालू भूमि होती है वहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। फिर बात करते हैं स्थानांतरण खेती की। देखिए, इससे एक प्रश्न बन चुका है पेपर में ये प्रश्न बना था कि स्थानांतरण खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब है झूमिंग खेती, यानी कि झूम खेती, झूम कृषि भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत की, भारत में सर्वाधिक झूम कृषि कहाँ की जाती है, तो भारत में सर्वाधिक जो ये स्थानांतरण खेती की जाती है ये नागालैंड में की जाती है, ठीक है। इसके तहत क्या होता है, देखिए जैसे कोई भी आदिम जाति होती है, जनजाति होती है, वो किसी एक स्थान पर जाते हैं और वहाँ पे जो झाड़ियाँ होती हैं उनको वो साफ़ करते हैं अपने लिए और एक साफ़ मैदान बना के कृषि लायक उसको बनाते हैं ज़मीन को। फिर वहाँ पर वो खेती करते हैं। कुछ टाइम बाद जब उस भूमि की जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है तो वो फिर उस भूमि को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। फिर वहाँ पर यही सेम प्रोसेस करते हैं, झाड़ियों को साफ़ करते हैं और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। तो इसी खेती को कहा जाता है स्थानांतरण खेती या फिर झूम कृषि। आपको ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं फसलों उत्पादन की। कौन कौन सी फसलें हैं, कैसी कैसी फसलें हैं, उनको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। जो बातें रह गई है वो आखिर में 1 लाइनर में आएंगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करें रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, प्रश्न डायरेक्टली बन जाता है। रबी की फसलें बोई जाती हैं शीतकाल में, यानी कि अक्टूबर से नवंबर के मध्य में, ठीक है। अक्टूबर से शुरुआत हो जाती है, नवंबर तक रबी की फसलों को बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। आपको 2 प्रश्न बनेंगे, रबी की फसल की बुआई कब की जाती है, अक्टूबर से नवंबर में, कटाई क्या की जाती है, मार्च से अप्रैल में, ठीक है। अगर हम प्रमुख रबी की फसलों की बात करें तो कौन कौन सी है, गेहूं है, जौ है, चना है, मटर, मसूर, सरसों, अलसी और आलू। ये सभी कैसी फसलें हैं, ये सभी के सभी रबी की फसलें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। खरीफ की बात करें तो खरीफ कब बोई जाती है, खरीफ बोई जाती है मई से जुलाई में और इसकी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर के बीच में, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई हो जाती है। तो मई जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में कटाई कर दी जाती है। प्रमुख खरीफ की फसलों की बात करें तो कौन कौन सी हैं, चावल है, मंडुआ, मक्का, झंगोरा, तिल, उड़द, मूंग, बाजरा और राजमा, चौलाई या कौड़ी। ये सभी कैसी फसलें हैं, ये खरीफ की फसलें हैं। आपने ऊपर देखा रबी की फसलें थोड़ी कम हैं यहाँ पर, तो आप पहले रबी की फसलों को याद कर लीजिए। जो वहाँ से बच गया यानी कि वो फिर क्या होगा, खरीफ की फसलें होगा, ठीक है। तो आपको कम से कम एक को तो याद रखना है कि मुख्य एक कौन सी है, क्योंकि अगर वो रबी में नहीं आया, वो फसल अगर पेपर में आ जाती है और आपने देखा कि बाकी 3 तो मैंने पढ़ी हैं कि ये रबी की फसलें हैं, तो फिर आप टिक कर सकते हैं कि चौथी वाली किसकी होगी, खरीफ की ही होगी। इतना रिस्क तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं राज्य की कुछ प्रमुख फसलों के बारे में, ठीक है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में बन चुका प्रश्न है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहली जो प्रथम जो फसल है राज्य की सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की जाने वाली वो है गेहूं की फसल, ठीक है। लगभग 33% जो कृषि भूमि है उसमें गेहूं की खेती की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली फसल कौन सी है, गेहूं, ठीक है। कितना है, 33%। दूसरे की बात करें, दूसरे नंबर पे आता है चावल और ये 21.6% कृषि क्षेत्रफल पर की जाती है, ठीक है।
और अगर तीसरे नंबर पे बात करें, देखिए पहली दो तो आसान है, गेहूं और चावल, ठीक है, 33 और 21। तीसरे नंबर पे कई सारा डाउट हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर मंडुवा ज़्यादा होता होगा, कोदो हो गया जैसे, ठीक है, ये ज़्यादा होता होगा। तीसरे पर आता है गन्ना, और गन्ना 6% है। तो ठीक है, तो राज्य की तीसरी प्रमुख फसल कौन सी है, वो है गन्ना, जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है, ठीक है, तीसरे नंबर पर है ये। सर्वाधिक गन्ना कहाँ होता है, हमने शुरुआत में बात करी थी, सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है उधम सिंह नगर में, ठीक है, और उधम सिंह नगर में ही सर्वाधिक शुगर मिल भी यहीं पर स्थित हैं। और हमने शुरुआत में पढ़ा था कि गन्ने की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो गन्ने की फसल के लिए जो मिट्टी है वो है तराई मिट्टी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले बात करते हैं मंडुवा। मंडुवा या जिसको कोदो भी बोलते हैं या कोदा बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो पर्वतीय भागों में इसकी खेती की जाती है, पर्वतीय भागों में। और जो अच्छा कोदा होता है, ये जो मंडुवा होता है, मंडुवे को जो निर्यात किया जाता है प्रमुख, वो जापान को किया जाता है, ठीक है। आपको प्रश्न बनता है, और ये प्रश्न पेपर में आ चुका है कि जो मंडुवा है ये किस देश को निर्यात किया जाता है, ये जापान को किया जाता है, ठीक है। तो जापान में मंडुवे की काफ़ी मांग है, ये आपको ध्यान में रखना है। अन्य जो फसलें हैं जो उत्तराखंड में की जाती हैं, कौन कौन सी फसलें हैं, जौ की फसल की जाती है, ठीक है, मक्के की फसल की जाती है, सरसों की फसल की जाती है, और दालें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इन फसलों यहाँ पर इन चीज़ों की फसल यहाँ पर होती है। अब बात करते हैं औषधियाँ और जो अन्य फसलें हैं उनकी। देखिए बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सारे आएंगी वन लाइनर में, ठीक है, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं औषधियाँ और अन्य फसलों के बारे में। औषधियाँ, बेलोडोना, सबसे पहले जो औषधीय फसल जो की गई थी वो थी बेलोडोना की खेती। बेलोडोना की खेती सर्वप्रथम कब की गई थी, 1903 में, और ये कुमाऊं में शुरू की गई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम किसकी खेती की गई थी राज्य में, वो था बेलोडोना, और कब की गई थी, 1903 में, कुमाऊं में, ठीक है। फिर आता है जेट्रोफा। जेट्रोफा की बात करें, देखिए इससे प्रश्न पेपर में बन चुका है, आपको डायरेक्टली प्रश्न बनता है कि बायोडीजल के लिए किसकी खेती की जाती है। तो बायोडीजल बनाने के लिए किसकी खेती की जाती है, जेट्रोफा की, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है जीरेनियम। देखिए जीरेनियम किस मूल का पौधा है, किस देश का या कहाँ का पौधा है ये, तो यह अफ्रीकी मूल का पौधा है, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जीरेनियम किस मूल का पौधा है, अफ्रीकी मूल का पौधा है, ठीक है। दूसरा, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो जीरेनियम का वानस्पतिक नाम है पैलरगोनियम ग्रेवियोलेंस, ठीक है। तो पैलरगोनियम ग्रेवियोलेंस किसका वानस्पतिक नाम है, जीरेनियम का। और इससे जो प्रश्न बना था पेपर में कि जीरेनियम का अंतिम उत्पाद या मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो वो है सुगंधित तेल। तो यह आपको ध्यान में रखना है, जीरेनियम का जो मुख्य उत्पाद है वो क्या है, वो है तेल, यानी कि सुगंधित तेल है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ यहाँ पर स्थापनाएं होती है, उनको देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण की स्थापना, तो जो उत्तराखंड सीड सर्टिफिकेशन आया था, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन आया था, इसकी स्थापना होती है 14 मार्च 2001 को, ठीक है। तो राज्य के अंदर जो हाई क्वालिटी के जो बीज होते हैं, यानी कि सीड है ना, यहाँ पर सीड को इंग्लिश में सीड बोला जाता है ना बीजों को, तो उत्तराखंड के अंदर जो हाई क्वालिटी के बीज होते हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस एजेंसी का या इस जो ये अभिकरण है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और कब की गई थी, 14 मार्च 2001 को। दूसरा बात करें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है इसकी स्थापना 8 जून 2006 को की गई थी, और ये कहाँ स्थित है, ये देहरादून में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका काम क्या है, देखिए ऑर्गेनिक है, यानी कि जैविक मानकों के अनुरूप ये काम करेगा, यानी कि जैविक जो मानक होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग खेती हो रही है नहीं हो रही है, उसको उसने मान के चलना है, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो नियमावली होगी वो यही तैयार करेगा। तो ऑर्गेनिक खेती से संबंधित है, आपको पता है, ठीक है। और उत्तराखंड कैसा राज्य है, एक जैविक राज्य है, ठीक है ना। उत्तराखंड ने अपने आप को क्या घोषित किया हुआ है, जैविक राज्य घोषित किया हुआ है। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना 2006 में, और सीड सर्टिफिकेशन अगर पूछेगा तो वो होती है 2001 में। अगर हम बात करें कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, तो कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की स्थापना दिसंबर 2000 में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना क्यों गई थी, देखिए किसानों को उनकी जो उपज थी उसका अच्छा उनको मूल्य मिले, उसको दिलाने के लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो कब किया गया था, दिसंबर 2000 में, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नवंबर 2000 में राज्य का गठन हुआ, और फिर 1 महीने के बाद ही सरकार ने किसके लिए सोचा, किसानों के लिए सोचा कि उनको उनकी फसल का एक अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके, इसलिए उन्होंने एक बोर्ड का गठन किया जिसका नाम था कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, ठीक है।
अगला है कृषि विविधीकरण परियोजना। तो कृषि विविधीकरण परियोजना जो थी ये कब लागू की गई राज्य के अंदर? मई 2001 में। देखिए ये जो परियोजना थी ये आ चुकी थी 1998 में, ठीक है, 1998 में आ चुकी थी देश के अंदर, लेकिन इसको राज्य के अंदर कब लागू किया गया? मई 2001 में, ठीक है। तो इसको कब लागू किया गया? मई 2001 में। ये ऐसे भी हो सकता है कि उस समय ये उत्तर प्रदेश के अंदर लागू रही हो, लेकिन जब उत्तराखंड नया राज्य बन गया तो इसको उत्तराखंड के अंदर कब लागू किया? मई 2001 में, ठीक है। इसका जो ये विविधीकरण है, कृषि विविधीकरण, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है देहरादून में, ठीक है। मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला है किसान रत्न सम्मान की शुरुआत। आपको ये प्रश्न पेपर में बन चुका है कि कब किसान रत्न सम्मान, ये किसानों को रत्न सम्मान जो दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब की गई? तो किसान रत्न सम्मान देने की शुरुआत की गई थी 2010 से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसको दिया जाता है? जो कृषि होते हैं, जो कृषक होते हैं, जो क्षेत्र या पशुपालन है, उनके क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए ये इनाम दिया जाता है, ठीक है। तो कृषि रत्न सम्मान की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2010 में से। डेयरी विकास के बारे में पढ़ें तो देखिए प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो जो पहला दुग्ध संघ था उसकी स्थापना हल्द्वानी में की जाती है 1949 में, ठीक है। मिल्क पाउडर प्लांट ये भी पूछा जाता है कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर में है। और डेयरी शोध एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? ये नैनीताल में स्थित है। तो ये तीनों प्रश्न आपको याद रखना है। तीनों देखिए दूध से संबंधित है। पहला दूध संघ था उत्तराखंड का, कहाँ स्थापित हुआ? हल्द्वानी में 1949 में, ठीक है। दूसरी बात, मिल्क पाउडर प्लांट ये कहाँ स्थापित हुआ? यूएस नगर में। फिर आता है डेयरी शोध विकास केंद्र, ये कहाँ स्थित है? ये नैनीताल जनपद में स्थित है, ठीक है। एक और पॉइंट, और ये पेपर में बन चुका है कि दूध और दूध के जो उत्पाद होते हैं उनको राज्य में किस नाम से बेचा जाता है? ये प्रश्न पेपर में बन चुका है। तो उत्तराखंड में दूध और उसके बने उत्पादकों को आंचल ब्रांड नाम से बेचा जाता है, ठीक है। किस नाम से बेचा जाता है? आंचल ब्रांड नेम से बेचा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला बात करते हैं, देखिए भेड़ और ऊन विकास के बारे में। देखिए भेड़ और ऊन विकास के बारे में अगर हम बात करें, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ये शुरुआत की गई थी 2004-2005 में, ठीक है। एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम ये पेपर में बन चुका है, ठीक है। और राज्य के अंदर 5 अंगोरा बकरी प्रजनन जो क्षेत्र हैं वो स्थापित किए गए हैं। कहाँ स्थापित किए गए हैं? प्रश्न पेपर में बन सकता है। पहला है ग्वालदम जो कि चमोली में है, कोपरधार टिहरी में है, लमगड़ा अल्मोड़ा में है, ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है, और जो पांचवा है वो चंपावत के अंदर स्थापित किया गया है, ठीक है। तो 5 अंगोरा बकरी के जो प्रजनन केंद्र हैं, जो प्रजनन क्षेत्र हैं, उनको स्थापित किया गया है राज्य के अंदर। कहाँ पर किया गया है वो हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। राज्य में उत्पादित रेशम। देखिए राज्य में रेशम की कौन कौन सी किस्में उत्पादित की जाती हैं, ये आपको प्रश्न बन सकता है। तो राज्य में जो रेशम होता है मलबरी प्रकार का भी होता है, टसर, मूंगा और एरी। तो इस प्रकार का जो रेशम है वो राज्य में उत्पादन उसका होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप कोई भी ऑप्शन दे देगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से 3 इनमें से दे देगा, चौथा कोई नाम दे देगा, आपको बोलेगा इनमें से कौन सा रेशम राज्य में नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 4 जो रेशम है ये राज्य के अंदर होते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उत्तराखंड के अंदर, ये कुमाऊं के अंदर रेशम उत्पादन करने का श्रेय किस चंद राजा को जाता है, ठीक है। किस चंद राजा ने रेशम के अंदर, कुमाऊं के अंदर रेशम के कारखाने स्थापित किए थे, और उसने जो उस समय जो एक प्रथा चली थी, ठीक है, रेशम के लिए जो प्रथा चली थी, उस प्रथा का भी नाम आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चंद्रवंश वाली वीडियो में हमने उसको अच्छे से देखा था, और रेशम के कारीगरों को क्या कहा जाता है वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चंद्रवंश वाली वीडियो में हमने वो शुरुआत में ही पढ़ लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख नहरों के बारे में। देखिए ऊपरी गंगा नहर कहाँ से कहाँ तक है? हरिद्वार से लेकर कानपुर तक ये फैली है, और ये राज्य की सबसे पुरानी नहर है, ठीक है। आपको प्रश्न बनेगा राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो वो है ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। इसका जो निर्माण होता है 1842 से लेकर 1854 के मध्य में होता है, ठीक है। 1854 में भारत का गवर्नर कौन होता है? उस समय भारत का गवर्नर जनरल वो होता है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो उद्घाटन करता है वो डलहौजी ही करता है, ठीक है। इसका डिज़ाइनर कौन था? तो पीबी कॉटले इसका डिज़ाइनर था, ठीक है, कॉटले, आपको ध्यान रखना है। और इसी को आधुनिक भागीरथ कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
आधुनिकीकरण की शुरुआत की अगर हम बात करें, देखिए इस नहर का निर्माण आपको पता है 1854 में हो गया था, लेकिन अगर हम आधुनिकीकरण की बात करें, इसको मॉडर्नाइज कब किया, इसका कार्य कब शुरू किया गया, 1983 में इसको मॉडर्नीकरण या जो आधुनिकीकरण है उसके लिए इसमें काम शुरू किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका उद्घाटन किसने किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और आपको पता होगा लॉर्ड डलहौजी का ही एक चचेरा भाई था जो कि उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नर बना था, वो कौन था, हेनरी रैमजे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, हेनरी रैमजे का चचेरा भाई था कौन, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चाचा का लड़का बोल सकते हैं आप इसको। अब है यहाँ पर शारदा नहर प्रणाली। शारदा नहर प्रणाली के बारे में पढ़ें तो देखिए ये बनबसा चंपावत में है जो स्थित, वहाँ से निकाली गई है, काली नदी के ऊपर ये बनी हुई है। ठीक है, तो शारदा आपको पता है काली नदी का ही अन्य नाम है शारदा, और ये बनबसा जो चंपावत में स्थित है वहाँ से इस नदी को, इस नहर को निकाला गया है, और इसका निर्माण जो है 1928 में पूरा हुआ था। अगर निर्माण शुरुआत की बात करें तो आई थिंक 1920 में इसका काम शुरू हुआ था और 1928 में जाके ये नहर पूरी बनी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है नानक सागर बांध परियोजना। तो नानक सागर बांध परियोजना जो है यहाँ नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर बनी है और नंदौर नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही कुछ और परियोजना है जैसे जमरानी बांध परियोजना है, तो जमरानी बांध परियोजना ये भी नैनीताल और उधम सिंह नगर के बीच में स्थित है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। बात करें टिहरी बांध परियोजना की, तो टिहरी बांध परियोजना का जो शिलान्यास हुआ था, यानी कि इसको बोला गया था कि हाँ ये बांध बनेगा, ये बात कब की गई थी, 1972 में इसका शिलान्यास किया गया। लेकिन अगर पूछा जाए इसका निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ, तो निर्माण कार्य शुरू होता है 1978 से। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। शिलान्यास तो 72 में हो गया, लेकिन जो काम शुरू हुआ डैम के ऊपर वो 1978 से शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद 2006 में क्या हुआ, 2006-07 में पहला जो चरण था 1000 मेगावाट का उसको शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा जो टिहरी बांध है इसका प्रथम चरण कब शुरू किया गया, 2006-2007 में, कितने मेगावाट का था, 1000 मेगावाट का। अगर हम टिहरी बांध की कुल क्षमता की बात करें तो 2400 मेगावाट की ये पूरी परियोजना है। ठीक है, जब हम जल विद्युत परियोजना वाले पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मैं डिटेल में बढ़ाऊँगा कि इसको कब योजना आयोग से मंजूरी मिली, कब यूपी का जो किसान सिंचाई विभाग था उससे लेकर इसको भारत सरकार ने लिया, कब इसको THDC के अधीन दिया गया, कब इसको 1000 मेगावाट से बढ़ाकर इसको 2400 मेगावाट किया गया, सारी बातें हम वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी ऊंचाई पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, 260.5 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और एशिया का सबसे ऊंचा ये बांध है। ठीक है, विश्व में इसका स्थान है चौथा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, विश्व में चौथे नंबर पर है, एशिया में पहले नंबर पर है। किनके संगम पर बना है ये बांध, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर यह बांध बना हुआ है। ठीक है, ये फ्रेंड्स आपको ये बातें याद रखनी है। अब कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर को देख लेते हैं जो हमारे टॉपिक के बीच में नहीं आए थे। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की मृदा को कितने भागों में बांटा है, तो उसने बांटा है 8 भागों में। कौन कौन से भाग हैं, देखिए जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी जो उत्तराखंड की है, पीठ व दलदली, लवणीय व क्षारीय मिट्टी। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है, केवल ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। अगर वैसे तो यहाँ से पूछने जाने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन ये वाला आपको याद रखना है, पहला वाला, कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में बांटा है। ठीक है, राज्य के अधिकांश वन्य भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो राज्य का जो अधिकांश जंगलीय भाग है, वन्य भाग है, वहाँ पर भूरी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी, भूरी मिट्टी। फिर आता है कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो जो कम वर्षा वाले हैं और हाई पहाड़ी है, यानी कि उच्च पहाड़ी है, वहाँ पर जो मिट्टी है वो है छिछली मिट्टी। ठीक है, किस मीटर से अधिक की ऊंचाई पर मैदानी मृदा पाई जाती है, तो मैदानी जो मिट्टी है वो कौन से मीटर की ऊंचाई के बाद पाई जाती है, तो 4000 मीटर की ऊंचाई के बाद जो मिट्टी पाई जाती है उसी को हम बोलते हैं मैदानी मृदा। ठीक है, और इसी मिट्टी का अन्य नाम है एल्पाइन चारागाह मृदा। ठीक है, तो एल्पाइन चारागाह मिट्टी भी 4000 मीटर की ऊंचाई के बाद पाई जाती है। अगला प्रश्न है इसी के अंदर, राज्य में कृषि भूमि नापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग किया जाता है, तो राज्य में जब हम भूमि मापते हैं तो नाली और मुट्ठी में भूमि को मापा जाता है, और अगर हम इसको मीटर के बराबर रखें तो एक नाली बराबर होता है 200 वर्ग मीटर। ये पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये प्रश्न पेपर में बना था कि एक नाली बराबर कितने वर्ग मीटर होते हैं, 200 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम 50 नाली की बात करें तो 10,000 वर्ग मीटर ये हो जाएगा 50 नाली, और यानी कि 1 हेक्टेयर के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है,
पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहा जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो भूमि वनों से, जंगलों से लगी होती है उस भूमि को बुनिया भूमि कहा जाता है। जो भूमि गांव के समीप होती है उसको घर्य भूमि कहा जाता है, और जो भूमि गांव के बीच में होती है, ये जंगल और गांव उन दोनों के बीच में होती है, उस भूमि को बिचलिया भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो जो वनों से लगी हुई है, जंगलों से लगी हुई भूमि है उसको कहा जाता है बुन्या। जो भूमि घरों के समीप है, गांव के समीप है, उसको बोलते हैं घर्य, और जो भूमि गांव के बीच में स्थित है उसको हम बिचलिया भूमि कहते हैं, ठीक है। यहां से एक प्रश्न बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है, राज्य के किस मंडल में अधिक कृषि भूमि है। तो आपको पता है गढ़वाल क्षेत्र बड़ा है कुमाऊं से, ठीक है। गढ़वाल जो मंडल है क्षेत्रफल में वो कुमाऊं से बड़ा है, लेकिन जो कृषि भूमि है वो अधिक है कुमाऊं मंडल में, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला है, किशन चंद्र जोशी ने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाया, इनका संबंध किस जनपद से है। ठीक है, किशन चंद्र जोशी, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, ठीक है। इन्होंने सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाया था और ये अल्मोड़ा से संबंधित हैं, ठीक है। अल्मोड़ा जिले के ये रहने वाले हैं। पौधा जो इन्होंने उगाया था मिर्च का, उसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो लगभग 6.5 मीटर का वो ऊंचा था, यानी कि 21 फीट का था। गोलाई की बात करें तो 3 फीट उसकी गोलाई थी, और अगर फैलाव की बात करें तो लगभग 8 फीट तक वो फैला हुआ था। अगला है, भारत सरकार ने किस जनपद को लीची निर्यात जोन घोषित किया है, या किस जनपद को लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है। कौन सा है वो? देहरादून है, ठीक है। देहरादून को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन घोषित किया है, ठीक है। किन जनपदों को छोड़कर सेब अन्य सभी जिलों में पाए जाते हैं। देखिए, राज्य के अंदर 13 जिले हैं और 13 में से आपको पता है 2 मैदानी जिले हैं। कौन कौन से हैं मैदानी जिले? एक है हरिद्वार और एक है उधम सिंह नगर। तो इन दोनों मैदानी जिलों को छोड़कर जो बाकी के जिले हैं उन सभी में सेब की खेती या सेब के बागान पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ पर सेब पाए जाते हैं। सर्वाधिक सेब के बागान की अगर हम बात करें तो ये उत्तरकाशी जनपद में पाए जाते हैं। अगर हम सेबों को बेचने की बात करें तो दिल्ली के अंदर इनको न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, और दिल्ली के बाहर यानी कि अन्य राज्यों में हिमाचली ब्रांड नाम से बेचा जाता है। ये प्रश्न पेपर में बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ध्यान में रखना है कौन से जिलों में नहीं पाया जाता है सेब, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, और यही एकमात्र जो 2 मैदानी जिले हैं राज्य के वो यही हैं, ठीक है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। देशी, नागपुरी, एम्पदर, लड्डू किसकी किस्में हैं। तो देखिए, ये किस्में बताई गई हैं कि ये किसकी किस्में हैं, किस जो फल है उसकी किस्में हैं। तो संतरे की किस्में हैं ये, ठीक है। देसी नागपुरी किसकी किस्म है? संतरे की। एम्पदर कौन है? संतरे की एक किस्म है, ठीक है। उत्तराखंड को घोषित किया है, क्या घोषित किया गया है उत्तराखंड को एक जैविक राज्य घोषित किया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, ठीक है, जिसने अपने आप को घोषित किया था पहला जैविक राज्य। अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? ये प्रश्न पेपर में बन चुका है। अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? ये श्यामपुर देहरादून में स्थित है, ठीक है। गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोक कहाँ स्थित है? ठीक है, तो गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ये ऋषिकेश के पशुलोक में स्थित है, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है। चारा बैंकों की स्थापना किसने की थी? देखिए, चारा बैंकों की स्थापना कहाँ हुई थी ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पशुलोक और पंतनगर में हुई थी, ठीक है। चारा बैंकों की स्थापना कहाँ की गई है? ये की गई है पशुलोक में और पंतनगर में। आपको पता होगा पशुलोक की स्थापना किसने की थी? ऋषिकेश के अंदर महिलाओं के लिए बोला गया था कि महिलाओं के लिए इसकी स्थापना की गई थी। पशुलोक की किसने की थी? मीरा बहन ने, ठीक है। तो मीरा बहन जो कि गांधी जी की दूसरी अंग्रेजी शिष्य थी, वो ऋषिकेश आई थी और उन्होंने यहाँ पर पशुलोक की स्थापना की थी। मीरा बहन का जो वास्तविक नाम था वो था मैरिडीन स्लेड, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, पशुओं की रोगों की जांच एवं निदान हेतु प्रयोगशालाएं कहाँ स्थित की हैं या कहाँ स्थापित की गई हैं? तो पशुओं की रोग और उनके निदान के लिए प्रयोगशालाएं पौड़ी और नैनीताल में स्थापित की गई हैं, यानी कि गढ़वाल के हेडक्वार्टर में भी और कुमाऊं के मुख्यालय में भी। तो आपको पता है ना, गढ़वाल का हेडक्वार्टर कहाँ है? पौड़ी में है, और कुमाऊं का कहाँ है? नैनीताल में। तो दोनों हेडक्वार्टर में पशुओं के जाँच के लिए, पशुओं के रोगों की जाँच के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अंतिम है, राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल के लगभग कितने भाग पर कृषि की जाती है? तो राज्य में कुल कितने क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है? लगभग 12.5% पे, ठीक है।
कई बार जो पिछला पेपर हुआ था, एक बार इसने प्रश्न पूछा था एग्जाम में और वहाँ पर 15% को मान लिया था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है 12.5% है, अगर नहीं आता है तो फिर आप 15% देखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके बुक वाइज सीरीज़ का हमारा अगला पार्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो चैनल पर आती है आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।